आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम आप लोगों को कल भी मैंने संसाधन के बारे में पढ़ाया था और संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। तो संसाधनों के वर्गीकरण के आगे के क्रम में विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण समझिए। संभावी संसाधन, विकास के आधार पर पहला है संभावी संसाधन। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। और दूसरा विकसित संसाधन, ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनके उपयोग की गुणवत्ता और इनकी मात्रा पता चल चुकी है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब इसमें भंडार आ जाएंगे, यानी जो भंडार हैं संसाधन के रूप में, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। यानी ज्ञान की कमी है। प्रौद्योगिकी का मतलब उस ज्ञान की कमी है जिस ज्ञान के द्वारा उस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। तो ये भंडार के रूप में है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों का यौगिक, अर्थात जल दो गैसों से मिलकर के बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। अब देखिए संचित कोष, और यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी संचित भंडार है और तकनीकी का उपयोग करके इनको प्रयोग में ला सकते हैं परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। और इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि ये संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। अब देखें संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, अभी कल बताया था मैंने संसाधन के बारे में, तो प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है वो संसाधन के रूप में है। जितने भी प्राणी मात्र है, वनस्पति, जल, ऊर्जा के रूप में जो कुछ है, ये सब संसाधन के रूप में है और इन सब का उपयोग मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए करता है। तो उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन संसाधन प्रकृति की देन मानकर मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, पहली, यानी लोगों ने लालच में आकर के संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है। अब दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। यानी
कुछ लोग ही इन पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं, जिससे क्या समस्या आ गई है, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है। पहले हिस्सा संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन, अर्थात गरीबी और अमीरी में बट गया है समाज। अब तीसरा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। यानी इतना ज़्यादा लोगों ने इस संसाधनों का उपयोग किया है कि प्रकृति का प्रदूषण जैसी स्थिति बन गई है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। यानी भूमि का उपयोग भी इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है। इतना ज़्यादा खादों का उपयोग, ज़्यादा फसलें पैदा कर करके उसकी उर्वरा शक्ति बराबर कम होती जा रही है। अब देखिए, आपको जो मैंने इतना समझाया उसके हिसाब से आपको कुछ आंकड़े जो है इकट्ठे करने हैं। कल्पना करिए कि तेल संसाधन खत्म होने पर इसका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि तेल संसाधन खत्म हो जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। और दूसरा, घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानें और लोगों से प्रश्न पूछें और उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वो क्या सोचते हैं और अपशिष्ट के पुनः चक्रण और उनके उपयोग के बारे में लोगों के क्या विचार है। इसके लिए आप सर्वे करें, अपने मोहल्लों में, गांव में जाएं और आंकड़े इकट्ठे करें और एक सूची बनाएं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है और इसलिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। अर्थात सतत अस्तित्व का सही अर्थ सतत पोषणीय विकास है। यानी हम उसका उपयोग भी करें और उसका अस्तित्व खत्म ना हो, इसके लिए सतत पोषण होना चाहिए संसाधनों का। तो उसमें हम सतत पोषणीय विकास कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी समाज या मनुष्य अपने लिए संसाधन का उपयोग तो करे लेकिन प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। इसके लिए जो है एक सम्मेलन का आयोजन हुआ विश्व स्तर पर। ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और 1992 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन करने के लिए ये एकत्र हुए और इस सम्मेलन में विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया इस सम्मेलन के द्वारा और सभी ने हस्ताक्षर किए तथा भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। और इस प्रकार 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं यानी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद दी जाए एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण
में जो क्षति हो रही है उस क्षति को, गरीबी को और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का एक और मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सभी विश्व स्तर पर सभी देश प्रयत्न करें। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।